दीपक जी अपने ऑफिस के कैबिन में बैठे एक फाइल को बहुत गौर से पढ़ रहे थे। फाइल पढ़ते पढ़ते उन्होंने अपने सेक्रेटरी को अंदर बुलाया और कहा, अभिनव को बुला कर लाओ। अभिनव अपने कैबिन से उठकर अपने पिताजी दीपक जी के कैबिन में जाता है और कुर्सी पर बैठते हुए कहता है, पिताजी आपने मुझे बुलाया। दीपक जी फाइल में देखते हुए माथे में बल डालकर अभिनव से पूछते हैं, बेटा पिछले 5 महीने में हमारी कंपनी ने 3 बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम किया जिनका कुल लाभ मिलाकर 65% बनता है, परंतु ये जो फाइल तुमने मुझे दी है इसके अनुसार तो लाभ केवल 45% ही हुआ है। दीपक जी की बात सुनकर अभिनव अपनी नजरें चुराते हुए बोला, पिताजी हमारी कंपनी पर कुछ कर्ज बकाया था जो हमें लौटाना था। 20% की रकम उसी कर्ज के भुगतान में चली गई है। इस पर दीपक जी बोले, मैनेजर तो बता रहा था कि वो भुगतान हम पिछले महीने ही कर चुके। फिर बोले, अच्छा ठीक है तुम जाओ बेटा, खुद देख लूंगा। अभिनव ने पिताजी के कैबिन से निकलकर एक गहरी लंबी सांस ली और मन ही मन सोचा, उफ आज तो पक्के गए थे, जान बची तो लाखों पाए। अभिनव के जाने के बाद दीपक जी ने अपने मैनेजर रजत को अपने कैबिन में बुलाकर पूछा, रजत मैं देख रहा हूँ कि हर महीने हमारी कंपनी के लाभ का ग्राफ नीचे ही गिरता जा रहा है और जब हम अपनी सारी कच्ची सामग्री नकद खरीदते हैं तो फिर हमारी कंपनी पर इतना कर्ज कैसे हो गया। रजत ने अपने बॉस की बात का उत्तर देते हुए कहा कि सर काफ़ी समय से ये सब काम अभिनव सर ही देख रहे हैं, मैं तो बस उनके द्वारा पास की गई फाइल को आगे भेजता हूँ। ठीक है रजत तुम जा सकते हो। रजत की बात सुनकर दीपक जी ने कहा। ऑफिस का काम करने के बाद वह घर आ गए और सीधा फ्रेश होने चली गए। फ्रेश होकर अपनी पत्नी से बोले, सरला तुम भी जल्दी से फ्रेश हो जाओ, रोहन की फ्लाइट लैंड होने ही वाली होगी। आज का डिनर हम अपने बेटे के साथ करेंगे। जी बस मैं अभी 10 मिनट में तैयार होती हूँ। सरला जी इतना बोलकर तैयार होने चली जाती हैं। आज दोनों पति पत्नी बहुत ही खुश थे क्योंकि आज उनका छोटा बेटा रोहन पूरे 2 साल बाद विदेश से एमबीए करके लौट रहा था। और उससे भी खुशी की बात यह थी कि अगले सप्ताह ही रोहन की शादी की तिथि पक्की की गई थी। दोनों पति पत्नी रोहन को लेने एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। रोहन आता है तो देखते ही दोनों माँ पिताजी के पैर छूकर आशीर्वाद लेता है। दीपक जी उसे गले लगा लेते हैं। अपने बेटे को 2 साल बाद देखकर दीपक और सरला जी की आंखों से खुशी के आंसू छलक जाते हैं। घर पहुंचकर सब लोग साथ में बैठकर खाना खाते हैं और हंसी मजाक करते हैं और फिर रोहन विदेश से लाए हुए तोहफे सबको देता है तो सब बहुत खुश हो जाते हैं। एक सप्ताह बाद रोहन की शादी सोनिया से पूरे विधि विधान के साथ संपन्न हो जाती है। छोटी बहू के आ जाने से अब उनका छोटा सा परिवार पूरा हो चुका था। दीपक और सरला जी का एक छोटा सा सुखी संपन्न परिवार जिसका सपना दोनों पति पत्नी ने हमेशा से संजोया था। दीपक जी शहर के बड़े ही प्रसिद्ध बिजनेसमैन के रूप में गिने जाने वाले व्यक्ति थे। उनका स्टील का बिजनेस था। उनकी फैक्ट्री में स्टील की रेलिंग्स, पाइप्स, रॉड्स, स्टील के इत्यादि सामान बनाए जाते थे। यह काम उनके पिताजी से उन्हें विरासत में मिला था। उनके आदरणीय पिताजी का स्टील का छोटा सा कारखाना था जिसे दीपक जी ने अपनी कड़ी मेहनत, हिम्मत, लगन और सूझबूझ से आज एक बड़ी फैक्ट्री के रूप में बदल दिया था। दीपक जी का एक प्यारा सा संसार था जिसमें उनकी पत्नी सरला देवी, 2 बेटे, बड़ा अभिनव, छोटा रोहन, अभिनव की पत्नी तनु और रोहन की पत्नी सोनिया बड़े ही स्नेह से रहती थी। दीपक जी बड़े ही सीधे साधे, कर्मठ और ईमानदार व्यक्तित्व के मालिक थे। उनकी ईमानदारी की तो लोग कसमें खाया करते थे। वहीं पत्नी सरला जी भी स्नेह और ममता से भरी एक समझदार गृहिणी की भांति अपनी सूझबूझ से बड़े ही स्नेह और प्यार से अपने घर को संभाले हुई थी। दोनों पति पत्नी ने अपने घर को उस स्तंभ के समान बड़े ही मजबूती से थामा हुआ था जिस स्तंभ पर पूरे घर की नींव टिकी होती है। दीपक और सरला जी ने अपनी ईमानदारी और अनुराग से अपने घर को किसी मंदिर के समान बना दिया था। अपने दोनों बेटों को उन्होंने बड़ी अच्छी परवरिश दी, अच्छे स्कूलों और कॉलेजों से उच्च शिक्षा दिलवाई। बड़ा बेटा अभिनव पढ़ लिखकर अपने पिताजी की ही फैक्ट्री में उनका हाथ बटाता था, जबकि छोटी बेटी रोहन को दीपक जी ने एमबीए करने के लिए विदेश भेज दिया था, जो 2 साल बाद लौटा था। वैसे तो दीपक और सरला जी ने अपने दोनों बेटों को समान ही परवरिश दी थी, परंतु दोनों बेटे स्वभाव से एकदम ही विपरीत थे। एक तरफ रोहन था जो अपने पिताजी की तरह बड़ा समझदार और ईमानदार था। उसने पिताजी की तरह बिजनेस की काफ़ी अच्छी समझ थी, इसीलिए बिजनेस मैनेजमेंट में एमबीए करने वह विदेश गया हुआ था।
परंतु विदेश में रहकर भी वह अपने महान भारत की संस्कृति, अपने घर की परंपराओं और मान मर्यादाओं को बिल्कुल भी नहीं भूला था। वह भारत से दूर जरूर था, परंतु भारत उसके दिल से दूर नहीं था। उसके संस्कृति और अच्छे आचरण से अंग्रेज भी आकर्षित हो जाते थे। अपने देश आकर भी उसने तुरंत ही अपने पिताजी का कारोबार बड़ी अच्छे से संभाल लिया था और शादी भी अपने पिता के दोस्त किशोर की बेटी से की थी, जिसे दीपक जी बहुत प्यार करते थे और सोनिया भी उन्हें अपने बड़े पापा मानती थी और उनका बहुत आदर सम्मान और प्रेम किया करती थी। फिर सोनिया का हाथ दीपक जी ने किशोर जी से रोहन के लिए मांग लिया था। सोनिया भी रोहन की तरह एजुकेटेड, बड़ी ही समझदार और बड़ों का आदर सम्मान करने वाली एक विनम्र स्वभाव की लड़की थी। उसने भी आते ही घर की सारी जिम्मेदारी बड़ी सूझबूझ के साथ संभाल ली थी और वह अपने सास ससुर की बड़ी सेवा करती थी और अपनी जेठानी को भी काफ़ी आदर सम्मान देती थी। परंतु तनु को वह फूटी आंख न सुहाती थी। वहीं दूसरी ओर अभिनव था अपने पिताजी और छोटे भाई के एकदम विपरीत, कामचोर और नासमझ था। इसके साथ ही भारत में रहने के बाद भी वो अपनी संस्कृति अपनाने के बजाय पश्चिमी संस्कृति से काफ़ी प्रभावित था। धीरे धीरे वह गलत संगति में पड़ता गया। अपने दोस्तों के साथ उसने क्लब्स जाना और शराब पीना भी शुरू कर दिया। क्लब में गलत लोगों के साथ उठने बैठने के कारणवश अब वह जुआ भी खेलने लगा था। कहती है ना कि अगर इंसान गलत संगत में पड़कर गंदी आदतें अपना ले तो 100 और गंदी आदतें उसके पीछे खींची चली आती हैं। यही अभिनव के साथ भी हो रहा था। अब उसको क्लब जाने के लिए और बड़े बड़े जुए खेलने के लिए काफ़ी पैसों की ज़रूरत पड़ती थी, तो उसने झूठ बोला और पिताजी की कड़ी मेहनत और लगन से खड़ी की गई फैक्ट्री में गड़बड़ घोटाला करना भी शुरू कर दिया था, जिसमें उसकी पत्नी तनु भी उसका पूरा सहयोग देती थी। तनु बहुत ही चतुर और चालाक प्रवृत्ति की लड़की थी और अपने पति की ही तरह वह भी पश्चिमी संस्कृति से काफ़ी प्रभावित थी। हालांकि उसको दीपक और सरला जी के रहते पश्चिमी कपड़े पहनने का मौका न मिलता, पर उसके अन्य खर्चे भी कुछ कम नहीं थे। जब वे अपनी सहेलियों के साथ शॉपिंग करने और घूमने निकलती तो लाखों खर्च कर देती थी। अपने खर्चे पूरे करने के लिए वह भी पति को गलत काम करने और पिताजी की फैक्ट्री में से सबकी नजर से बचाकर पैसे उड़ाने के लिए प्रेरित किया करती थी। दीपक और सरला जी अपने बेटे पर बहुत भरोसा किया करती थी। इसी कारण उन्होंने कभी अपने बेटे या बहू से एक पैसे का भी हिसाब नहीं लिया था और इसी बात का फायदा अभिनव और तनु उठाकर अपने पिताजी की फैक्ट्री में घोटाला किए जा रहे थे, जिसकी शंका धीरे धीरे अब दीपक जी को भी होने लगी थी। आखिर वह ठहरे बिजनेसमैन तो कैसे ना पहचान पाते कि कोई गड़बड़ है। और फिर अभिनव का स्वभाव भी उन्हें बदला बदला सा नजर आने लगा था। जैसे कि जब उन्होंने अभिनव से फाइल में हुई गड़बड़ के बारे में पूछा तो वह नजरें चुराने लगा था। घर में शादी के वातावरण में वह यह बात भूल गए थे, परंतु अब उन्हें फिर से अभिनव का बोला हुआ झूठ याद आ गया। ऑफिस से आकर दीपक जी इन्हीं सब बातों की गहरी सोच में डूबे हुए थे कि पत्नी सरला की आवाज़ उनके कानों में पड़ी। सरला जी ने पति के पास बैठते हुए कहा, क्या हुआ जी? मैं देख रही हूँ कि 1-2 दिन से आप काफ़ी परेशान से नजर आ रहे हो। सब ठीक है ना? दीपक जी ने कुछ सोचते हुए पत्नी की बात का उत्तर दिया, वही सोच रहा हूँ सरला, ना जाने क्यों मुझे आभास हो रहा है कि सब ठीक नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। सरला जी ने चौंकते हुए पूछा, क्या मतलब आपका जी? मैं समझी नहीं। दीपक जी, सरला, क्या तुमने अभिनव में कोई परिवर्तन महसूस किया है आजकल? सरला जी ने पति की बात का उत्तर दिया, हाँ जी, मैंने देखा है वह आजकल अपने में ही उलझा उलझा सा रहता है। पहले तो मेरे पास बैठकर मुझसे बात कर लिया करता था, मेरा हाल चाल जान लिया करता था। अब तो काफ़ी समय से न वो मुझसे बात करता है और ना ही बहू। भगवान जाने क्या कुछ खिचड़ी पक रही है दोनों के बीच। सरला, ना जाने क्यों मुझे किसी अनहोनी घटना के घटने का आभास हो रहा है। हमारी फैक्ट्री दिन प्रतिदिन घाटे में जा रही है। हमारी फैक्ट्री पर काफ़ी कर्जा भी हो गया है। सरला जी, ये क्या कह रहे हैं आप? कर्जा हो गया है? पर आप तो कभी किसी से पैसे उधार लेते ही नहीं हैं और फैक्ट्री का सारा कच्चा माल भी नकद ही खरीदते हैं। दीपक जी, वही तो सरला, इसीलिए मेरा माथा ठनक रहा है। और सबसे बड़ी बात तो ये कि मैं अभिनव के हाल फिलहाल में कई झूठ पकड़ चुका हूँ। कुछ दिन पहले भी उसने मुझसे झूठ बोला। मुझे लगता है हमारा बेटा कुछ तो गलत कर रहा है, जिसका बुरा असर हमारी फैक्ट्री पर पड़ रहा है। सरला जी, तो आप रोहन से पूछिए इस बारे में। दीपक जी, सरला, रोहन को आए भी कुछ ही दिन हुए हैं, जिसमें बीच में शादी भी थी, लेकिन वह भी मुझे यही बता रहा था कि अभिनव ने काफ़ी कुछ पैसों की गड़बड़ तो की हुई है। अब उसे सब कुछ जांच परख कर ठीक करने में कुछ तो समय लगेगा ही।
इससे पहले कि पानी सर के ऊपर जाए कुछ करना होगा सरला। सरला जी पूछती हैं, परंतु हम क्या करें? इस पर दीपक जी पत्नी को सांत्वना देते हुए बोले, तुम चिंता मत करो सरला, मैं जल्दी ही पता लगा लूंगा कि आखिर क्या गड़बड़ है। अभी दोनों पति पत्नी बातें ही कर रहे होते हैं कि अचानक अभिनव कमरे में आता है, दोनों को प्रणाम करता है और फिर सीधा अपने फायदे की बात पर आ जाता है और बोलता है, वो पिताजी, मुझे 2 लाख रुपयों की ज़रूरत है, क्या आप मुझे दे देंगे? अभिनव के पास सुन दीपक जी अचंभित होते हुए कहते हैं, अभिनव, अभी पिछले सप्ताह ही मैंने तुम्हें 50,000 रुपये दिए थे, क्या वो सब खर्च कर दिए? इस पर अभिनव बोला, पिताजी 50,000 आज के समय में इतनी बड़ी रकम कहाँ? वो तो रोहन की शादी के छुटपुट कामों में ही खर्च हो गए थे, मैंने तो उनमें से कुछ खर्च ही नहीं कर पाया। अब तनु की बहन की शादी भी है तो काफ़ी पैसे चाहिए ही होंगे ना, इसीलिए आपसे मांग रहा हूँ। दीपक जी बेटे को समझाते हुए बोले, बेटा 50,000 कोई इतनी भी छोटी रकम नहीं होती है, मेहनत करके देखो तब पता लगेगा कि तो पैसे भी कितनी मुश्किल से कमाए जाते हैं। सरला जी ने भी बेटे को समझाया, बेटा पैसा कमाया बड़ी मुश्किल से जाता है, परंतु खर्च करने के लिए तो कितना भी पैसा एक ही दिन में उड़ाया जा सकता है। देखो बेटा, तुम्हारे पिताजी को तुम्हारे दादाजी का छोटा सा कारखाना इस बड़ी सी फैक्ट्री में बदलने के लिए पूरे जीवन की कड़ी मेहनत लगी है। हम बस तुम्हें यही समझाते हैं कि मेहनत और पैसे के महत्व को समझो, पैसा समझदारी से खर्च करो और अपने पिताजी की तरह मेहनत करके इस कारोबार को आगे बढ़ाओ। अभिनव किसी चोर की तरह सर झुकाए खड़ा रहता है। गलत काम करने की वजह से वह अपनी माँ और पिताजी से नजरें मिलाने से डरता है कि कहीं पकड़ा ना जाए। दीपक जी फिर बोलते हैं, अभी मेरे पास 25,000 ही हैं, सरला जाओ अलमारी में से निकाल कर दे दो इसको। पैसे देखते ही अभिनव की आंखें चमक उठती हैं, आखिर यह जुए की लत ही ऐसी है। वह पैसे लेकर चला जाता है और क्लब में जाकर सारे पैसे एक ही झटके में फिर से जुए में हार कर अपना उदास चेहरा लिए घर आ जाता है। अब भला इतनी कम रकम में उसका गुजारा कहाँ था, इसीलिए अब उसे और अधिक पैसों की आवश्यकता थी, जिसके लिए वह अपना शातिर दिमाग लगाना शुरू कर देता है। और इस बार भी फिर से उसका साथ देती है उसकी धर्मपत्नी तनु। दोनों एक नया तिकड़म लगाकर सो जाते हैं, परंतु इस बार अभिनव और तनु ने जो तिकड़म लगाया था वो दीपक जी और सरला जी के सपनों से भी परे था। वो लोग अपने बेटे और बहू के नीच प्लान का अंदाजा भी नहीं लगा सकते थे। अभिनव ने इस बार बड़ी रकम कर्ज के तौर पर ले ली और बड़े पैमाने पर जुआ खेला, यह सोचकर कि मैं रातों रात करोड़पति बन जाऊंगा। लेकिन दुर्भाग्यवश उसका लक यहाँ भी काम नहीं आया और वो फिर से हार गया। अब कर्ज इतना था और वादा भी 1 हफ्ते का ही था और पिताजी भी अब पैसे नहीं देने वाले थे। तो अभिनव और तनु रात के घने साए में घर से भाग खड़े हुए। सुबह हुई तो दोनों किसी को भी दिखाई नहीं दिए। तो सरला जी उनके कमरे में गई तो उनके होश उड़ गई। सारा सामान बिखरा हुआ था। उन्होंने सबको आवाज दी, सब हड़बड़ाते हुए आए और कमरे का नजारा देखकर दंग रह गए। और दीपक जी अपना सर पकड़कर बैठ गई। लेकिन अभी तो उनकी चिंता और अधिक बढ़ने वाली थी। जब यह खबर आग की तरह पूरे शहर में फैल गई तो उनके पास कर्ज वालों की लाइन लग गई। वहीं रोहन ने भी रजत के साथ मिलकर सारी फाइल्स चेक की तो पता लगा अभिनव ने करोड़ों का घोटाला किया हुआ है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। जब उसने दीपक जी को बताया तो उनकी शंका आज विश्वास में बदल गई। अभिनव ने अंदर ही अंदर कंपनी को खोखला कर दिया था। कंपनी अत्यधिक घाटे में गई और डूब गई। वहीं दूसरी ओर जब दीपक जी की कंपनी डूब गई तो कर्जदारों ने दीपक जी का अपमान करना शुरू कर दिया, यह सोचकर कि हमारा पैसा मर न जाए। कंपनी में ताला लग चुका था तो कर्जदार घर पर आकर दीपक जी का अपमान करने लगे। दीपक जी एक सच्चे ईमानदार व्यक्ति थे। यह घटना उनके लिए अत्यधिक हृदय विदारक थी। आज तक उनका इस तरह से किसी ने अपमान नहीं किया था, परंतु नकारा संतान ने आज उन्हें कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। वहीं दूसरी ओर उनके दोस्त किशोर जी भी अपनी बेटी सोनिया को अपने घर ले जाने के लिए आ पहुंचे तो सोनिया ने साफ इनकार कर दिया। पापा, मैं केवल सुख के साथी तो नहीं हो सकती ना, मुझे दुख में भी अपने परिवार का साथ निभाना है। आप घर चले जाइए, मैं किसी कीमत पर भी नहीं आने वाली। अपनी बेटी की बातें सुन किशोर जी चुपचाप खाली हाथ घर लौट गए। उसके बाद जब कर्जदार घर के बाहर आकर खड़े हो गए और अपमानजनक बातें करने लगे तो सोनिया और रोहन ने डटकर सभी का सामना किया। आप लोगों को क्या लगता है कि आपका पैसा मर जाएगा? अरे किसी का एक पैसा भी नहीं मरेगा, एक एक पैसा मिलेगा, बस हमें 2-4 दिन का समय दीजिए।
सोनिया और रोहन की बात सुन सब कर्जदार चले जाते हैं। सोनिया और रोहन अंदर आते हैं तो दीपक जी सोफे पर बैठे हुए बहुत गहरी सोच में डूबे हुए थे। सोनिया दीपक जी के पास जाकर वहीं फर्श पर बैठकर दीपक जी का हाथ अपने हाथों में लेकर बोलती है, पापा आप किस गहरी सोच में डूबे हैं। मुझे पता है जो कुछ भी चल रहा है उससे बाहर निकलना इतना आसान नहीं है, लेकिन पापा आप चिंता मत कीजिए, मैं और रोहन है ना आपके साथ और हमेशा रहेंगे। आपने इस मुकाम पर पहुंचने के लिए हमेशा कड़ी मेहनत की है। दिन रात की मेहनत से आपने इतनी सफलता पाई थी, लेकिन पापा जी मैं आपसे वादा करती हूँ आपका मान सम्मान, आपकी सफलता फिर से आपके कदम चूमेगी। रोहन भी वहीं फर्श पर बैठकर अपने पापा के गोद में सर रखकर बोलता है, पापा सोनिया ठीक कह रही है, हम दोनों आपके साथ हैं और आप देखना पापा हम फिर से अपना सब कुछ पा लेंगे। सरला जी भी किचन से निकलकर उनके पास बैठ जाती हैं और कहती है कि आप चिंता मत कीजिए जी, हम सब मिलकर कुछ ना कुछ जरूर करेंगे। दीपक जी जो गहरी सोच में डूबी सबकी बातें सुन रहे थे, उन्होंने सोनिया और रोहन के सर पर हाथ रखा और बोले, बेटा हमें यह घर बेचकर सबका कर्ज दे देना चाहिए। तो रोहन कहता है, पापा यह घर तो आपके सपनों का संसार है, इसे खड़ा करने के लिए आपने दिन रात एक कर दिए, इसे हम कैसे बेच सकते हैं। दीपक जी सपनों का संसार अपमान से भरकर नहीं होता है, तुम वकील को फोन करो। रोहन वकील को फोन करता है, वकील घर आकर सारे पेपर वर्क पूरा करके देता है, जिसके बाद दीपक जी अपनी मेहनत और लगन से बनाया हुआ बंगला बेच देते हैं और कर्ज की सारी रकम चुका देते हैं और खुद किराए के घर में आ जाते हैं। सोनिया जिसने मुश्किल समय में भी अपने सास ससुर और पति का साथ नहीं छोड़ा, महलों में रहने वाली लड़की अब अपने परिवार के साथ किराए के छोटे से घर में आ जाती है। उसके पिता फिर एक बार उसे लेने आते हैं और उस छोटे से घर में देखकर अपने साथ ले जाने की जिद करते हैं, लेकिन वह फिर से अपने पापा को कहती है, पापा आज के बाद आप मुझे लेने आए तो मैं आपसे सभी रिश्ते तोड़ दूंगी। बेटी की यह बात सुन फिर से दबे पांव किशोर जी खाली हाथ लौट जाते हैं। दीपक जी सोनिया को उसके पापा के साथ जाने के लिए बोलते हैं तो सोनिया उन्हें बोलती है, पापा जी मैं आपको इस हालत में छोड़कर कैसे जा सकती हूँ। इस समय में भी हम इस घर में इस छत के नीचे बैठे हैं, बहुत बड़ी बात है, लेकिन अगर मुझे आपके साथ फुटपाथ पर भी रहना पड़े तो वहाँ भी मैं खुशी खुशी आपके साथ रहूँगी। उसकी यह बातें सुन दीपक जी भावुक हो जाते हैं, उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह सोनिया को गले लगा लेते हैं। रोहन भी पापा के गले लग जाता है, सरला जी की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। सबके अकाउंट्स खाली हो चुके थे। सोनिया के पास थोड़ी सी सेविंग पड़ी थी, जिसमें से उन्होंने एक बड़ा हॉल किराए पर लिया और उसे कोचिंग इंस्टीट्यूट बना लिया। सोनिया और रोहन दोनों ने कोचिंग क्लासेस लेना शुरू कर दी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 देखते देखते काफ़ी स्टूडेंट्स आने शुरू हो गए। दीपक जी कभी खाली नहीं रहे, बड़े बिजनेसमैन थे तो उन्हें ये खालीपन खाने को दौड़ता था। उन्होंने रोहन और सोनिया से अपने काम करने की बात कही तो सोनिया और रोहन ने ये कहकर मना कर दिया कि सारा जीवन आपने ही तो काम किया है, आपने इतना सब खड़ा किया है अपनी मेहनत और लगन से, हमें तो सब विरासत में मिल गया था, आपने हमें इस काबिल बना तो दिया है, अब मेहनत की बारी हमारी है, अब कुछ करने का हमारा समय है। तो दीपक जी उन्हें कहते हैं, मेरे बच्चों जब तक हाथ पैर दिल दिमाग सही सलामत हैं तो कर लेता हूँ, काम करने से ही मैं सही रहता हूँ, नहीं तो जब मैं ऊब जाता हूँ तो फिर मैं खुद को बीमार लगने लगता हूँ। उनके इस बात को रोहन और सोनिया मान लेते हैं और फिर दीपक जी भी कोचिंग क्लासेस लेना स्टार्ट कर देते हैं। तीनों अलग अलग बैचेस लेने लगते हैं। सुबह से शाम तक उनके पास कई बैचेस हो जाते हैं जिनसे उनके बढ़िया इनकम होने लगती है। वहीं सरला जी ने भी एक अच्छी गृहिणी बनकर अपनी पूरी निष्ठा से अपने घर को संभाला हुआ था। सबके प्यार और सहयोग से अब जीवन की गाड़ी पटरी पर आने लगी थी। देखते देखते इतनी जमा पूंजी हो गई कि सबसे पहले उन्होंने बंगला खरीदा। इतना आसान नहीं था, किंतु उन्होंने अधिक दाम देकर अपना वही घर वापस पा लिया। अपने घर में फिर से शिफ्ट होकर दीपक जी की आंखें नम हो गई। उसके बाद कंपनी का ताला खुला, उसे फिर से खड़ा किया गया। अब दीपक जी, सोनिया और रोहन मिलकर दिन रात मेहनत कर कंपनी को फिर से ऊपर ले आए थे। अब सब सामान्य होने लगा था। दीपक जी, सोनिया और रोहन की दिन रात की कड़ी मेहनत और लगन से फिर से उन्होंने अपना सब कुछ पा लिया था। छुट्टी के दिन सब घर पर बैठकर गप्पे मार रहे थे तो अचानक से लूटी पीटी हालत में अभिनव और तनु घर में घुस आए। जानकारी तो वह दोनों हर बात की रखते थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि अब सब नॉर्मल है और फिर से सब कुछ पा लिया है तो दोनों फिर से टपक आए। उन्हें देखकर सब हैरान रह गए। दीपक जी खड़े हुए और ऊपर चले गए।
उन्हें ऊपर जाता देख दोनों आकर सरला जी के चरणों में गिर पड़े तो सरला जी ने दोनों के जोरदार थप्पड़ जड़ दिए। फिर रोहन ने अभिनव और सोनिया के तनु के गाल पर खींच के तमाचा मारा। दोनों अपने अपने गाल पकड़े खड़े थे। तभी ऊपर से दीपक जी आए तो उन्हें देखकर सबके होश उड़ गए। सबकी आंखें फटी रह गई। दीपक जी ने जो सफेद रंग का कुर्ता पहना हुआ था वो सब जगह से फटा हुआ था और उनके सीने पर नाखून के खरोंच के निशान बने थे। सबके सब उनकी हालत देखकर अवाक रह गए। सब कुछ समझ पाते या पूछ पाते इससे पहले दीपक जी के दोस्त कमिश्नर प्रताप सिंह जी कांस्टेबल के साथ आ पहुंचे, जिन्हें दीपक जी ने ऊपर जाते ही फोन कर दिया था। दीपक जी के दोस्त प्रताप जी, जो पहले भी दीपक जी को बोलते रहते थे कि कभी भी मेरी जरूरत पड़े तो बेझिझक कॉल कर देना, उनके आते ही दीपक जी ने कहा, इन्हें गिरफ्तार कर लीजिए कमिश्नर जी, इन्होंने मुझ पर हमला कर मुझे मारने की कोशिश की है। दीपक जी के पास सुन सब दंग रह गए और अभिनव और तनु की तो घबराहट में पसीने छूटने लगे। दोनों दीपक जी के हाथ पैर जोड़ने लगे, उनके पैरों में गिर पड़े, किंतु दीपक जी पर मृत्यु भर भी फर्क नहीं पड़ रहा था। उन्होंने सिंह जी को बोला, सिंह जी इन्हें जल्दी लेकर जाइए, मुझे इरिटेट कर रहे हैं, नहीं तो यहाँ कोई अनहोनी घटना घट जाएगी, मैं इन्हें शूट कर दूंगा। सिंह जी उन्हें गिरफ्तार कर जेल में डाल देते हैं। सोनिया, रोहन, सरला जी सब दीपक जी की हालत देखकर घबरा रहे थे। सबने उन्हें बैठाया, पानी पिलाया, उनका कुर्ता चेंज कराया। सोनिया जल्दी से जाकर बीटाडीन लाई और दीपक जी के नाखून के खरोंच पर लगाने लगी। सरला जी बोली, आपको यह सब करने की क्या जरूरत थी? तो दीपक जी बोले, जरूरत क्यों नहीं थी, ऐसी औलाद को जेल भिजवाने के लिए मुझे किसी भी हद तक जाना पड़े तो मैं जाता। यह तो केवल कुर्ता फाड़ कर 2-4 नाखून ही मारे हैं और आज के बाद इस घर में अभिनव और तनु का कोई नाम भी नहीं लेगा। मर चुके हैं वो दोनों हमारे लिए। रोहन और सोनिया कहते हैं, पापा आपकी बातें सर आंखों पर। दीपक जी दोनों को अपने गले लगा लेते हैं और फिर सोनिया और सरला जी पकौड़े और चाय बनाकर लाती हैं और सब आराम से बैठकर खाते हैं और गप्पे मारने लगते हैं। अब उनके घर में खुशियों ने फिर से दस्तक दे दी थी और यह खुशी उस वक्त दोगुनी हो गई जब 10 माह बाद सोनिया ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। दीपक जी और सरला जी की खुशी का ठिकाना नहीं था। उन्होंने घर में पूजा रखवाई और भगवान का लाख लाख शुक्र अदा किया। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में अच्छी सी कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय।